हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस सेशन। सो आज के सेशन में हम जो डिस्कस करेंगे वो अपना एचटेट 2023 का प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। इसमें जैसे कि इसको मैं दो पार्ट में आपको डिस्कस करवाऊंगा। टोटल जो क्वेश्चंस हमारे रहते हैं वो 60 क्वेश्चंस के अराउंड आपके पेपर के अंदर आते हैं। तो उसमें से आज 30 करेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर 30 क्वेश्चंस करेंगे। तो आपके पास जो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे, 30-30 क्वेश्चंस को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको पूरा पर्सपेक्टिव पता लगे किस तरह से क्वेश्चंस आईआईटी इसमें आपके एग्जाम में आते हैं, एचटेट एग्जाम के अंदर आते हैं, वो सब डिस्कस हो जाएगा आपका। ठीक है। सिलेबस में आपको प्रीवियस क्लास के अंदर ऑलरेडी डिस्कस करवा ही चुका हूँ। अब स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली अपना क्वेश्चन से। ठीक है कि आपके एचटेट के अंदर लास्ट ईयर कैसा क्या पूछा गया था, कंप्लीट उसको डिस्कस कर लेते हैं। साथ साथ आप देखते भी रहिएगा, पेपर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिल जाएगी। ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 91। मतलब ऐसा होता है कि आपको पेपर का पैटर्न तो मैंने पिछली क्लास में बताया था कि 91 से पहले जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके 1 टू 90 वो जनरल पार्ट के रहते हैं। फिर 91 टू 150 आपके पीजीटी लेवल 3 के अंदर 91 टू 150 ये सब्जेक्ट के रहते हैं, जैसे सब्जेक्ट आपका केमिस्ट्री है। ठीक है। तो इसके अंदर क्या पूछा है 91 में, एक कंपाउंड कंटेन्स 4.07 परसेंटेज हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन and 71.65% chlorine. Its molar mass is 99 gram. Then its molecular formula is, तो इसका मोलिकुलर फॉर्मूला कितना होगा। तो आप इसमें देखिए कैसे कर लीजिए। वैसे तो इंपिरिकल फॉर्मूला मोलिकुलर फॉर्मूला है, वहां से भी कवर कर सकते हो, लेंथ ही रहेगा, बट थोड़ा एग्जाम में क्या होता है कि जल्दी क्वेश्चंस भी कवर करने हैं हमें। तो 99 ग्राम को मैंने मान लिया 100 ग्राम। 99 ग्राम मेरा 100 हो गया, और 100 में से अगर 4 हाइड्रोजन है 4.07, यानी कि एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1 ग्राम। ठीक है। तो आपके पास यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हमारे पास इन दैट केस 4 हाइड्रोजन आ जाएंगे। ठीक है। क्योंकि प्रोटॉन होता है ना एक, तो 4 हाइड्रोजन आ गए क्योंकि 4% है। अब 24% कार्बन है उसमें, वेट के हिसाब से अगर देखें तो 24 यानी कि दो एटम्स कार्बन के हैं, क्योंकि एक कार्बन के लिए 12 ग्राम होता है। तो 24 के लिए मतलब दो कार्बन है आपके, दो कार्बन हो गए, चार हाइड्रोजन हो गए, और 71.65% क्लोरीन। अब क्लोरीन का मोलिकुलर वेट कितना होता है 35.5। तो दो अगर क्लोरीन होंगे तो 70-71 हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली। तो यहाँ दो क्लोरीन है। ठीक है। तो इसके लिए क्या आ जाएगा, दो कार्बन C2, फिर H4, फिर Cl2। तो आपका आंसर आ गया ये सेकंड वाला। ठीक है। इस तरह से करना है, कोई मतलब न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है। जस्ट परसेंटेज को आपने रफली परसेंटेज में से निकाल लिया कि 100 ग्राम है, 100 में से अगर 4 ग्राम हाइड्रोजन है तो 4 हाइड्रोजन हो गई, 24 ग्राम कार्बन है तो दो कार्बन हो गई, और 71 ग्राम क्लोरीन है तो 71 अप्रोक्सीमेटली दो क्लोरीन का एटॉमिक वेट होता है। तो C2H4Cl2, इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो गया 91 के लिए सेकंड। ठीक है। उसके बाद है आपका 92। Which of the following order of energies of molecular orbital of N2 is correct? अब देखो, आपने पढ़ा होगा मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में कि हमारा क्या होता है, दो तरह के मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम्स होते हैं। एक एमओ डायग्राम्स वो होते हैं जहां पर एसपी मिक्सिंग होती है, और एक वो एमओ डायग्राम्स है जहां एसपी मिक्सिंग नहीं होती है। ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। वैसे इसका जो आंसर है कोई भी नहीं है चारों में से, बट मैं थोड़ा सा आपको एमओ का एक कंसेप्ट एक्सप्लेन कर देता हूं कि किस तरह से मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम्स के कंसेप्ट चलते हैं। ठीक है। तो जैसे कि अप टू 14 इलेक्ट्रॉन, यहां अगर मैं डिस्कस करूं, अप टू 14 इलेक्ट्रॉन और आफ्टर 14 इलेक्ट्रॉन, दो तरह के डायग्राम बनते हैं। जो 14 इलेक्ट्रॉन तक होता है उसमें हमारा एसपी मिक्सिंग होगा, और ये हमारे पास विदाउट एसपी मिक्सिंग होगा, विदाउट एसपी मिक्सिंग। ठीक है। तो इसमें देखिएगा डायग्राम्स कैसा बनेगा। अगर यहाँ मेरा सिग्मा एस है, मतलब सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, फिर हमारा सिग्मा 2s, फिर उसके बाद आपका आ जाएगा पाई। ठीक है। सिग्मा 2s के बाद हमारे पास यहाँ
आ गया, देखो एक बार मैं रफ बना देता हूँ फिर आपको समझा दूंगा। सिग्मा 2s के बाद सिग्मा स्टार 2s, देन हमारे पास क्या होगा, मतलब सिग्मा 2pz आएगा ना, लेकिन सिग्मा 2pz और पाई 2py 2px के अंदर sp मिक्सिंग की वजह से वो आपका पाई वाले ऑर्बिटल्स नीचे आ जाते हैं, इसमें पाई 2px पाई 2py, ये फिर सिग्मा 2pz ऊपर आ जाएगा, फिर आपका पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, और यहाँ आपका सिग्मा स्टार 2pz। इसमें देखो थोड़ा एबनॉर्मल है क्योंकि वैसे तो सिग्मा नीचे रहना था, बट sp मिक्सिंग की वजह से पाई नीचे आ गई है। आफ्टर 14 इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, देन सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, फिर उसके बाद सिग्मा 2pz, फिर पाई के दो, फिर पाई स्टार के दो, और फिर सिग्मा का। देखो इसमें ऐसे है क्योंकि सिग्मा हमेशा स्टेबल बॉन्ड होगा, लोअर एनर्जी में होगा, तो वो आपका नीचे रहना चाहिए, वो विदाउट एसपी मिक्सिंग में आफ्टर 16 इलेक्ट्रॉन वाले कंसेप्ट में ये। जैसे कि अगर O2 का डायग्राम आप बनाओगे, या आप F2 का डायग्राम बनाओगे, या आप आगे और भी मतलब N2 प्लस और मतलब O2 2 माइनस और सब डायग्राम्स बनाओगे, तो वो इसमें आ जाएगा, जैसे NO का डायग्राम हो गया। तो अब N2 तक के डायग्राम, जिसमें कि B2 C2 N2, वो ये वाला डायग्राम फॉलो करेंगे। अब आपको N2 में इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, मान लो कि कोई भी पूछ सकता है आपसे, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए, 2 यहाँ हो गए, 2 यहाँ हो गए, और 2 यहाँ हो गए, कितने हो गए, 8 9 10 11 12 13 14। तो जो एनर्जी का ऑर्डर आपसे पूछा है ऑर्बिटल्स में, अब सिग्मा 2pz सबसे ज्यादा हाई एनर्जी का है, तो यहाँ पर इन्होंने कुछ नहीं दिया हुआ है, मतलब बेसिकली इन्होंने चारों में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, अरेंज अच्छे से उन्होंने ऑप्शंस किए नहीं एग्जाम के अंदर, और इस क्वेश्चन का मार्किंग सबको मिल गई थी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये ऑर्डर याद कर लेना है भाई, मतलब सबसे जो लोअर एनर्जी का सिग्मा एस, फिर सिग्मा स्टार 2s सिग्मा 2 स्टार एस, फिर पाई 2px पाई 2py, फिर सिग्मा 2pz, ठीक है। वो आपसे किसी भी तरह से अगर ऑर्डर पूछे तो आप कर सकते हो। इसी में भी इसी में जैसे जीरेड अनजीरेड भी होता है, वो फिर एमओ में आप डिटेल से कवर कर लेना। अभी तो मैं एक बार क्वेश्चन आपको कवर करवा दूँ सारे के सारे, ठीक है। हाँ, अब इसके बाद 92 का कोई आंसर सही नहीं है, 92 में सबको ग्रेस मार्क्स दिया था, एक एक मार्क्स। उसके बाद है आपका 93। तो 93 में क्या होगा, अगर 93 में डिस्कस करें, द रिएक्शन ऑफ, ये आपका अमीन्स वाले चैप्टर से है, ArN2 प्लस Cl माइनस कॉपर HCl से क्या बना दिया, मतलब ArCl प्लस N2 CuCl। अब इसका नाम पूछा इन्होंने कौन सा है, तो देखो दो रिएक्शन होती हैं, आपको पता भी होता है, सैंडमेयर रिएक्शन और गेटरमैन रिएक्शन, ये उसी में से है। लेकिन एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाता है कि सर ये सैंडमेयर आएगा या गेटरमैन आएगा। तो देखो जब भी कॉपर का सोल्ट यूज करेगा Cu2Cl2, ये कॉपर क्लोराइड कॉपर का सोल्ट है, या कॉपर ब्रोमाइड, तो जब सोल्ट यूज करेगा, दैट इज कॉपर का सोल्ट, किसी भी चीज का सोल्ट, अगर सोल्ट यूज करेगा तो सोल्ट से ऐसे याद रख लीजिएगा, सैंडमेयर, सोल्ट से सैंडमेयर, मतलब सोल्ट यानी एस, सोल्ट सैंडमेयर में यूज होता है, एस से एस। तो यहां देखो कॉपर, सिर्फ कॉपर मेटल यूज किया है, साथ में HCl यूज किया, तो सोल्ट नहीं है, सोल्ट नहीं है, तो ये क्या आ गया, गेटरमैन आ गया, ठीक है। ये मतलब ऐसी ऐसी छोटा पहचानने का तरीका होता है जो कि आपको एग्जाम में गलती नहीं करवाता, क्योंकि यही एक एक दो दो नंबर से फिर एग्जाम रह जाता है हमारा। तो इसके लिए 93 के लिए क्या आंसर हो जाएगा, 2, गेटरमैन रिएक्शन। उसके बाद आपका है 94, द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जीज इन टर्म्स ऑफ डेलो फॉर D6 इन हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल। अब हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल के अंदर D6 में अगर आपको करना है तो क्या करोगे, हाई स्पिन का मतलब होता है पेयरिंग नहीं होगी, और ऑक्टाहेड्रल फील्ड में जो स्प्लिटिंग होती है वो T2Z और EZ में इस तरह से होती है, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आपको D6 कॉन्फ़िगरेशन है ना हमारी, D6, तो 1 2 3 4 5 6, ये आपने हाई स्पिन में फिल कर दिए, हाई स्पिन में पहले ऊपर जाते हैं, एक एक सब में फिल होगा, फिर अगेन फिलिंग स्टार्ट होती है। अगर लो स्पिन होता तो नीचे ही 6 फिल कर देते हैं हम T2Z में ही, ठीक है। अब इसके लिए अगर हमें CFSC निकालनी है तो क्या करेंगे, कैलकुलेशन होती है -0.4 इंटू नीचे कितने इलेक्ट्रॉन है 4 डेलो, प्लस ऊपर वाले कितने हैं 0.6, और साथ में कितना है 2 डेलो, तो -1.6 डेल ओ प्लस 1.2 डेल ओ, तो यहाँ से कितना आ जाएगा -0.4 डेल ओ। माइनस जनरली मैग्नीट्यूड के लिए यूज करता है,
तो कभी कभी अगर माइनस ना दे तो कोई बात नहीं, माइनस स्टेबलाइजेशन के लिए होता है। माइनस दे देगा तो माइनस के साथ आंसर देना है, अगर सारे प्लस दिए यानी कि उसने माइनस को कंसिडर नहीं किया। 94 के लिए आपका आंसर क्या हो गया, फर्स्ट। ठीक है। 95, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरोमेटिक कंपाउंड, इनमें से कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। अब आपको स्ट्रक्चर पता होने चाहिए। जैसे साइक्लोप्रोपीन है, तो ये आपका एरोमेटिक नहीं है, क्योंकि इसमें कोई साइक्लिक कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा। और फ्यूरान कैसा होता है, फ्यूरान में ऑक्सीजन होगा लोन पेयर के साथ, ये स्ट्रक्चर हो गया। तो इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, सारे इलेक्ट्रॉन्स कॉन्जुगेशन में एक दूसरे के साथ है, एरोमेटिक सिस्टम है। ठीक है। एनिलीन में क्या होगा, एनिलीन हमारा NH2 ग्रुप होता है, अब नीचे बेंजीन रिंग है, तो ये भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम एरोमेटिक है। और थायोफीन में क्या होगा, थायोफीन 5 मेंबर्ड रिंग है सल्फर के साथ, तो ये भी मतलब जैसे फ्यूरान, थायोफीन और पाइरोल तीनों रिंग एरोमेटिक होती हैं, पिरिडीन भी रिंग एरोमेटिक होती है। बट साइक्लोप्रोपीन में अगर यहाँ कैटायन बना देता तब तो हो जाती, साइक्लोप्रोपीन कैटायन बोल देता आपको, बट अभी तो नहीं बोला। तो आपसे सिर्फ यही पूछा कि कौन सा एरोमेटिक नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा कि साइक्लोप्रोपीन एरोमेटिक नहीं है। ठीक है। 96, द सेल पोटेंशियल फॉर द गिवन सेल विल बी। अब आपको एक हाफ सेल मतलब दो हाफ सेल दिए हैं कैथोडिक और एनोडिक साइड में, और नस्ट इक्वेशन लिखनी है आपको, सिंपल सी बात यही है। तो कभी भी जब नस्ट इक्वेशन लिखोगे तो कैसे करोगे, देखो थोड़ा सा मैं आपको अगर बता दूं, इसको इरेज करके, इसमें एक इशू है बैलेंस करने का। वैसे तो एग्जाम में तो देखो थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा, अभी तो टाइम है, तो मैं थोड़ा कंसेप्ट क्या समझा देता हूँ आपको। Mg2+, यहाँ देखो आपका जो सेल है वो ऐसा है, Mg2+, Ag+Ag। तो एक बात देखो, ये जो इस तरफ होता है वो हमारा एनोड है, और राइट साइड में कैथोड रहता है। ठीक है, ये बात सबको पता है। अब इसमें देखो यहाँ तो 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है और यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन बैलेंस नहीं है। सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रॉन बैलेंस नहीं करोगे तो आपका आंसर सही नहीं आएगा। तो दोनों रिएक्शंस को लिख के एक ओवरऑल रिएक्शन लिख दो। पूरा मेथड बता रहा हूँ, एग्जाम में शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हो। Mg2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और Ag मतलब इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। ठीक है, Ag+ प्लस इलेक्ट्रॉन टू Ag सोलिड। ठीक है, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करो रिएक्शन को, नीचे वाली रिएक्शन को, क्योंकि 2 2 इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाएंगे दोनों जगह पे। तो क्या आ जाएगा, Mg प्लस Ag प्लस 2Ag प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो ही जाते हैं आपके, Mg2+ प्लस 2Ag सोलिड। ठीक है, ये मैग्नीशियम भी सोलिड में। अब होता क्या है कि आयंस आपको लिखने हैं, तो हमारा नस्ट इक्वेशन लिखोगे तो क्या आ जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस RT/NF। अब n की वैल्यू कितनी आ गई, जब आपने इलेक्ट्रॉन बैलेंस कर दिए तो 2 आ गई। अगर इलेक्ट्रॉन बैलेंस नहीं करते तो फिर कंफ्यूजन रहता कि 1 ले या 2 ले, बट हमेशा मैक्सिमम वाली ले लिया करो। आपको ट्रिक वो बता रहा हूँ मेथड, अगर बैलेंस नहीं भी करोगे तो जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है वो ले लिया करो। तो RT/2F ln। अब देखो यहाँ क्या है, Mg2+, जो आयंस है आपको वो लिखने हैं प्रोडक्ट साइड के डिवाइड बाय रिएक्टेंट साइड के, और प्रोडक्ट साइड में हमेशा एनोड वाला रहता है। तो आप अगर रिएक्शन नहीं भी लिखते तो Mg जो एनोड में आयंस थे वो प्रोडक्ट साइड में थे आपके। तो ये क्या हो गया, Mg2+ का कंसेंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन। तो रिएक्टेंट क्या है, सॉलिड्स को तो रिप्रेजेंट करते नहीं है, तो ये है Ag+। अब Ag+ को जब आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो होगा क्या कि जो Ag+ का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो पावर में बन जाता है। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। आप केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम या मोल कॉन्सेप्ट पढ़ते टाइम ये करते हो, तो इसलिए ये ध्यान रखना, एक तो इलेक्ट्रॉन का और एक स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट पावर में बन गया ये दूसरा। ठीक है, तो इसके लिए हमारा क्या हो गया, पूरा का पूरा जो
सेल पोटेंशियल की रिलेशन बनी नर्स इक्वेशन, वो ये बनी, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस आर टी बाई टू एफ एल एन एम जी टू प्लस बाई ए जी प्लस का स्क्वेयर। अब आप ऑप्शन में देख लो, ठीक है, ऑप्शन में तो और जल्दी हो जाता है। तो अभी एक बार कंसेप्ट सीख लेते हैं, ऑप्शंस तो फिर एग्जाम में आप आइडेंटिफाई कर ही लोगे। तो यहाँ क्या आ गया, यहाँ हमारे पास ये फोर्थ ऑप्शन सही है, इसमें ई सेल ई नोट सेल माइनस आर टी बाई टू एफ एल एन एम जी टू प्लस ए जी प्लस का स्क्वेयर, ठीक है ना। तो ये है सही। कभी कभी क्या कर देता है पता है, माइनस का साइन हटा के इसको प्लस कर देगा और एल एन वाली प्रॉपर्टीज को रिवर्स कर देगा, तो वो बात तो आपको पता ही है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो तो सेम ही है कि अगर एल एन में रिवर्स कर रहा है तो बाहर प्लस कर देता है। अब और तो इसमें ऑप्शन, हाँ 96 के लिए 4 हो गया हमारा। 97, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इज नॉट ए मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप इन बेंजीन, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप इन बेंजीन। अब मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे विड्रॉइंग होते हैं, 2000 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स आर कॉल्ड एज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। इनमें से ये पूछा है कि कौन सा नहीं है मेटा डायरेक्टिंग। अब जितने आपके कार्बोनिल ग्रुप हैं, सल्फोनाइल ग्रुप्स हैं, वो सारे के सारे हमारे मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। तो SO3H इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, मेटा डायरेक्टिंग है। COR मतलब ये कुछ इस तरह से हो गया, कीटोन ग्रुप जो कि यहाँ किसी भी रिंग पे लगा होगा, तो ये भी मेटा डायरेक्टिंग है। NHCOCH3 देखो, इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और मान लो नीचे रिंग लगी है, तो रिंग में वो इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट कर देता है, तो वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग बन जाता है, मेटा डायरेक्टिंग नहीं होता। तो ये कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, रिंग में इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है बाय मीजोमेरिक इफेक्ट, तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होने के बाद ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है, मेटा डायरेक्टिंग नहीं है। 97 के लिए क्या आ गया, थर्ड आ गया आपका, ठीक है। द करेक्ट डिक्रीजिंग 98, द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स इन द फॉलोइंग इज। अब बॉइलिंग पॉइंट्स डिपेंड करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर, क्योंकि वैसे तो बहुत सारे और फैक्टर पर भी डिपेंड करेगा, बट यहाँ जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर डिपेंड करेगा। तो अब आपका जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो सबसे ज्यादा किस में, पानी में बहुत एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो उसकी वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वाटर का वो हमारा सबसे हाई हो जाता है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट वाटर का क्या होगा, सबसे हाई हो जाएगा। तो इसलिए वाटर का सबसे हाई दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 2 में H2O HFNH3, ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है, क्योंकि H2O में अच्छी खासी H बॉन्डिंग होती है, बहुत एक्सटेंसिव H बॉन्डिंग होती है, उसको तोड़ने के लिए टेम्परेचर ज़्यादा लगेगा, और टेम्परेचर ज़्यादा लगेगा तो फिर आपका क्या हो गया कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। ओके, 98 के बाद 99, इन कैरियस मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ हेलोजन। देखो सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका यही बनता है जो कि आ चुका है केवीएस में, एनवीएस में, ईएमआरएस, केवीएस एनवीएस में। अगले बार पूछ लेगा आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ हेलोजन, तो आपको पता होना चाहिए कैरियस मेथड, एक तो ये पता लग गया, ठीक है। अब आगे बोला इन्होंने 0.5 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव्स 0.376 ग्राम ऑफ एजीबीआर। तो हमारे पास एक टोटल कंपाउंड गिवन है 0.5 ग्राम और उसमें से 0.376 ग्राम हमें एजीबीआर मिल रहा है। तो हमें एजीबीआर का परसेंटेज कितना मिला ये देख लो एक बार, 0.376 बाय 0.5 मतलब 0.5 में से आपको 0.376 एजीबीआर मिला, तो इसको 0.376 डिवाइड बाय 0.5, तो ये हो गया अराउंड एंड अराउंड 0.752 आ गया, ठीक है, 0.752 आ गया। अब हमें निकालना है परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन कंपाउंड में कितनी है। अब जो आया ये 0.752, ये परसेंटेज तो एजीबीआर का परसेंटेज आया है ना। अब एजीबीआर में से ब्रोमीन की परसेंटेज निकालने के लिए क्या करोगे, तो पहले तो आपका वेट ऑफ ब्रोमीन हमारे पास, मतलब मोलर मास ऑफ ब्रोमीन, मोलर मास ऑफ ब्रोमीन डिवाइड बाय में मोलर मास ऑफ एजीबीआर, एजीबीआर इनटू जो ये परसेंटेज आपने निकाली है, परसेंटेज एजीबीआर, ठीक है, मतलब हाँ परसेंटेज हेलोजन बोल दो, परसेंटेज ब्रोमीन, परसेंटेज ब्रोमीन ऐसा कुछ जो कि एजीबीआर में से आया है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, मतलब ब्रोमीन बाय एजीबीआर, ब्रोमीन का कितना होता है, ब्रोमीन का वेट हमारा 80 हो जाएगा, ठीक है, ब्रोमीन का 80 और एजीबीआर का 188 इन्होंने दिया ही हुआ है, मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज 0.376,
तो इसको करोगे, ठीक है, तो ये आ गया आपका 0.32%, मतलब अगर परसेंटेज में करोगे तो 32%, 100 से मल्टीप्लाई करके, तो इसका आंसर आ गया हमारा 3। ठीक है, बट एग्जाम में क्या होता है कि थोड़ा कैलकुलेटिव है, और कैलकुलेटर की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है इस क्वेश्चन के अंदर, तो वो कभी कभी मान लो टाइम नहीं है तो आप मत करो एग्जाम में अटेम्प्ट, कोई बात नहीं, बट अगर पहले से किया हुआ है तो फिर जल्दी हो जाता है अगर टाइम बचा हुआ है तो 99 के लिए 3, 100। In nitrate ion, the number of bond pairs and lone pairs of electron on nitrogen atom are respectively। अब नाइट्रोजन पर पता है क्या होता है, N डबल बॉन्ड O और ऑक्सीजन, तो इस तरह से कुछ आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा। NO3 माइनस का लोन पेयर वगैरह भी होते हैं, ठीक है, यहाँ तीन लोन पेयर होंगे, यहाँ 2 लोन पेयर होंगे, इस तरह से स्ट्रक्चर आपका बनता है अगर लुईस स्ट्रक्चर की बात करते हो तो नाइट्रोजन जो कि सेंट्रल एटम है वहां तो कोई भी बॉन्ड नहीं है, कोई भी लोन पेयर नहीं है, और बॉन्ड पेयर कितने हैं, 2, तो पाई बॉन्ड में 3 4, तो 2 पाई बॉन्ड मतलब एक 3 सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड, टोटल बॉन्ड पेयर 4, और लोन पेयर 0, तो 4 और 0 इसका आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, 101, द इलेक्ट्रोफाइल इन्वॉल्व इन द रीमर टीमन रिएक्शन इज। अब रीमर टीमन रिएक्शन के अंदर बेसिकली ये जो आपका CCl2 कार्बीन है ये इन्वॉल्व होता है। कभी कभी देखो ऐप से ऐसे पूछ लेता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरमीडिएट इज यूज्ड इन द रीमर टीमन रिएक्शन, 4 ऑप्शंस दे देगा, कैटायन, बेंजाइन, एनायन और कार्बीन। अभी उन्होंने कार्बीन स्पेसिफिकली बना के दे दिया CCl2। मतलब होता क्या है कि आप जो CHCl3 प्लस KOH लेते हो तो वो बेस क्या करता है, प्रोटॉन निकालता है, और प्रोटॉन निकाल के हमारा यहाँ C माइनस और ये Cl3 बनता है, और फिर इससे अल्फा एलिमिनेशन होने के बाद CCl2 कार्बीन बनता है। ठीक है, तो वो कार्बीन फिर आपका रीमर टीमन रिएक्शन में एज ए इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करता है, क्योंकि कार्बीन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप डज नॉट एक्सर्ट प्लस आर अफेक्ट, तो प्लस आर अफेक्ट कौन एक्सर्ट नहीं करता है, तो अगर आप देखोगे ना ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड OR, तो ये ऑक्सीजन का लोन पेयर है, मान लो यहाँ रिंग है तो ये नीचे की तरफ लोन पेयर चला जाएगा और प्लस आर इफेक्ट कर देगा। इसी तरह से आपका NH का लोन पेयर भी प्लस आर कर देता है, नाइट्रोजन पे के पास भी लोन पेयर है तो प्लस आर शो करेगा, चाहे कम करे, मैं नहीं बोल रहा कि ओनली प्लस आर ही करता है, चाहे कम करे। बट साइनाइड के पास कोई लोन पेयर नहीं है तो CN एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो ये प्लस आर ना शो करके ये माइनस आर ग्रुप माइनस आर शो करता है। ठीक है, तो 102 के लिए आपका आंसर थर्ड है। 103, द मोस्ट स्टेबल कार्बो अनायन अमंग द फॉलोइंग इज। अब एक बात ध्यान दो कि कार्बो अनायंस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से स्टेबल होते हैं और कार्बोकेटायंस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से स्टेबल होते हैं। अब अगर एग्जाम में आपको अलग अलग से स्ट्रक्चर बनाने नहीं है, बहुत इजीली कर सकते हो। ध्यान से देखोगे ना तो मिथोक्सी क्या है आपका OCH3 ग्रुप है, और नाइट्रो आपका NO2 ग्रुप है, तो नाइट्रो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया, तो डायरेक्टली ठीक कर दो, एग्जाम में टाइम भी बचाना है, अलग अलग से स्ट्रक्चर बना के देखने नहीं है वहां पर। ठीक है, 4 नाइट्रो बेंजाइल कार्बोनाइन, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारा 4 नाइट्रो बेंजाइल CH2 माइनस, ये स्ट्रक्चर बन गया आपका कार्बोनाइन, तो नाइट्रो ग्रुप विड्रॉ करेगा, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से कार्बोनाइन स्टेबल होते हैं और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से कार्बोकेटाइन से स्टेबल होंगे आपके। ठीक है, तो 103 के लिए 3, थर्ड। 104, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इज करेक्ट फॉर द रेट ऑफ रिएक्शन गिवन बिलो, तो कौन सी एक्सप्रेशंस आपकी सही है इस के लिए जहां आपका इस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है। अब इसमें भी क्या करना है, ऑप्शंस को देखना है। ऑप्शंस में ब्रोमीन और H+ का रेशियो के बारे में पूछ रहा है ना, तो आप मार्क कर लो ब्रोमीन पर और H+ पर, बाकी कुछ नहीं रिएक्शन को देखना। ठीक है, अब यहां देखो, जब भी कभी हम डिफरेंशियल रेट लॉ लिखते हैं किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर, तो जो आपके स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं वो रिएक्टेंट वाले तो नेगेटिव होके रेसिप्रोकल होते हैं और प्रोडक्ट के रेसिप्रोकल होते हैं पॉजिटिव साइन के साथ। तो यहां जाएगा -1/5 D ऑफ Br माइनस का कंसंट्रेशन बाय dt इज इक्वल टू, ये रिएक्टेंट में ये -1/6 D ऑफ H+ बाय dt। ठीक है, अब माइनस तो दोनों साइड है तो हटा दो प्लस में, क्योंकि इक्वल होते हैं सारे के सारे। हाँ, तो इसमें मैंने क्या बोला कि जैसे हमने लिख लिया 1/5 dVr बाई dt प्लस 1/6 dH+ बाई dt,
तो इसमें क्या करेंगे, 5 को यहाँ भेज देंगे। तो 5 को यहाँ भेज देंगे तो डेल ऑफ बी आर माइनस, मतलब डी को डेल लिख दिया इन्होंने, बाय डेल टी इज इक्वल टू 5/6। तो 5/6 ऑफ डेल ऑफ एच प्लस बाय डेल टी। ठीक है, तो अब ये ऑप्शन देख लो कहाँ दिख रहा है आपको। ये ऑप्शन देखोगे ना तो ये थर्ड ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, डेल बी आर 5/6 डेल एच बाई डेल टी। 6/5 जल्दीबाजी में गलती मत कर देना, यहाँ 6 मिसिंग है, यहाँ 5 मिसिंग है, तो आपका आंसर क्या हो गया, आपका आंसर थर्ड हो गया, 104 के लिए 3। ठीक है, उसके बाद 105। 105 में क्या है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी विद एन इलेक्ट्रोफाइल। तो देखो इलेक्ट्रोफाइल आ गया ना, तो इलेक्ट्रोफाइल में जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा कोई भी किसी भी रिएक्टेंट के साथ, वो जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी और इलेक्ट्रोफाइल को वो जल्दी अट्रैक्ट कर लेगा, तो रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी। अब आप ध्यान से देखो इन तीनों स्ट्रक्चर्स को। मिथोक्सी बेंजीन, मिथोक्सी बेंजीन यानी कि OCH3 आ गया, क्लोरोबेंजीन यानी कि Cl, और नाइट्रोबेंजीन यानी कि आपका NO2। तो देखो मिथोक्सी ग्रुप में लोन पेयर है जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग पर भेज देगा, तो इलेक्ट्रोफाइल जल्दी अट्रैक्ट हो जाएगा। और NO2 इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, ऑलरेडी रिंग पर पॉजिटिव चार्ज बना रहा है, तो इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्टिविटी बहुत स्लो होगी वहां पर। तो इसके लिए आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो आपको यही देखना है कि इलेक्ट्रोफाइल्स तो इलेक्ट्रॉन जहां ज्यादा है वहां रिएक्ट करेंगे, और न्यूक्लियोफाइल्स वहां रिएक्ट करते हैं जहां इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, कैटायंस के केस में। 106, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन of two elements A and B are given below. The molecular formula formed from A and B will be। ठीक है, तो जो A है आपका वो है हमारा, देखो अब आपको कुछ नहीं करना, इसमें सिंपल है। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दी हुई है कौन से एलिमेंट के लिए दी हुई है, तो 3 और 2 5 6 11 15, मतलब ये आपकी फॉस्फोरस के लिए दी हुई है, और ये नीचे आपकी क्लोरीन के लिए दी हुई है। ठीक है, अब पी और Cl के बीच में क्या बनता है, आप ध्यान से देखोगे या तो PCl3 बनता है या PCl5 बनता है। ठीक है, अब सिंपल PCl नहीं बनता, PCl2 नहीं बनता, P2Cl नहीं बनता, तो PCl3 ये रहा, फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो गया। PCl5 उन्होंने दिया नहीं हुआ, तो AB3 का बॉन्ड बनेगा आपका, सिंपल सा है। ठीक है, किसी भी तरीके से कर लो, आपको जो आसान लगे, बहुत तरीके होते हैं करने के क्वेश्चन को, सोचने के समझने के। 107, when the electrolysis of silver sulfate was carried out by platinum electrode, 1.6 gram oxygen was liberated at the anode. The amount of the silver deposited at the cathode will be। ठीक है, अब इसमें पता है क्या करना है आपको, ये फेराडे सेकंड लॉ से कर लो आप, मतलब आपके पास हम वेट बाय इक्विवेलेंट वेट बोलते हैं ना, तो उससे हो जाएगा, जैसे कि वेट ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, इक्वल टू वेट ऑफ सिल्वर, सिल्वर है क्या है, हाँ सिल्वर, वेट ऑफ सिल्वर डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर। ठीक है, तो वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना दे रखा है, 1.6 ग्राम, तो मैं यहां कर दूं, दिख जाएगा आपको 1.6 ग्राम डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है। अब ऑक्सीजन पर चार्ज O2 माइनस होता है, तो 2n फैक्टर हो गया, और 16/2 करोगे तो 8, तो n फैक्ट यानी कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन 8 होता है, इज इक्वल टू वेट ऑफ सिल्वर नहीं पता हमें, तो वेट ऑफ सिल्वर को W लिख देता हूं, और आपका सिल्वर का कितना होता है इक्विवेलेंट वेट, सिल्वर का मोलिकुलर वेट और इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है 108। तो अब इसको करो 108 इंटू 1.6 डिवाइड बाय 8। ठीक है, तो अब देखो एग्जाम में मान लो आपके पास कैलकुलेटर नहीं है, तो घबराना नहीं है कि न्यूमेरिकल आ गया कैलकुलेटर नहीं है, छोड़ देते हैं, इसको रफ कर लो ना, 16 डिवाइड बाय 10 लिख लो इसको, तो पॉइंट हट गया, तो 8 से 2, तो 108 से 2 कितना हो गया, 216, डिवाइड बाय 10 कर दो तो कितना आ गया, 21.6 आ गया। तो आपका आंसर क्या सही है, आपका आंसर ए सही है। ठीक है, तो कभी कभी ये होता है कि जरूरी नहीं है कि आपको एग्जाम में कैलकुलेटर तो मिलता ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई कैलकुलेशन अप्रोचेबल नहीं होती, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में 70-80% केसेस में ऐसा होता है कि जहां कैलकुलेटर नहीं है, तो एग्जामिनर इस तरह से क्वेश्चन सेट करता है कि आपका वो सिंपल कट रेशियो सही हो जाएगा, उसमें आपको कोई बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी मतलब डिवीजन मल्टीप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो 107 के लिए आपका आंसर फर्स्ट आ गया। 108, फॉर हाइपोथेटिकल रिवर्सिबल रिएक्शन
देखो मैं इसका कंसेप्ट बता देता हूँ। वैसे इसको भी एचटेट ने कैंसिल किया था, मतलब HBSC ने इसको 1 मार्क्स सभी को ग्रेस दिया था, ठीक है। इसमें कोई आंसर सही नहीं है, क्यों नहीं है देखते हैं। हाफ A2 प्लस 3/2 Br2 AB3 गैस के लिए जो एंथैल्पी दे रखी है वो -20 किलो जूल। इफ स्टैंडर्ड एंट्रोपीज, अब अलग अलग एंट्रोपीज दी हैं, A2 की 60, B2 की 40 और AB3 का 50। द अबव रिएक्शन विल बी एट इक्विलिब्रियम एट टेम्परेचर। तो आपको ये देखना है एंट्रोपी और एंथैल्पी के बीच में रिलेशन एक होती है, हमें पता है, डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल्टा एस। रफ पे करवा दूं अलग से इसको, एक मिनट एक मिनट, ऊपर है हमारे पास, फिर डेटा ऊपर से देखना पड़ेगा। नहीं यहीं करवा देता हूँ साइड में, ऊपर से फिर वैल्यूज देखनी पड़ेंगी बार बार में। ठीक है, ऊपर स्पेस है हमारा, कर लेंगे। डेल जी इज इक्वल टू, आप लिखते रहना, मतलब जिसको रफ में अलग से लिखना है नोट डाउन करके लिखते रहना, डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल्टा एस। तो अब रिएक्शन देखो इक्विलिब्रियम पर है, तो इक्विलिब्रियम पर जो होता है ना वो डेल जी जीरो होगा, ये भी आ चुका है सेट के अंदर। अब डेल जी जीरो हो जाएगा तो डेल एच माइनस टी डेल्टा एस आ गया, तो डेल एच इज इक्वल टू क्या आ गया, टी डेल्टा एस, ठीक है। डेल एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एस। हमें क्या निकालना है, हमें इसमें निकालना है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या आ जाएगा, अगर टेम्परेचर निकालोगे तो डेल एच बाई डेल एस आ जाएगा, होगा या नहीं होगा, क्योंकि टी को, डेल एस को नीचे भेज दो तो डेल एच बाई डेल एस। तो यहां मैं अलग से लिख लू फॉर्मूला कि टी तो हो गया हमारा डेल एच बाई डेल एस। अब हमें डेल एस नहीं पता है क्योंकि हमें इंडिविजुअल एंट्रोपीज उन्होंने दी हैं, तो आपको डेल एस रिएक्शन के लिए निकालना पड़ेगा अलग अलग से, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर दो। जैसे AB3 के लिए 50 दिया हुआ है ना, तो 50 प्रोडक्ट साइड में आ गया, माइनस रिएक्टेंट का, ये A2 के लिए 60, तो A2 का 60 और साथ में स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट हाफ है, तो हाफ इंटू 60 प्लस 3/2 इंटू 40, 3/2 इंटू 40, तो वो स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट भी इंक्लूड करना है जब आप प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करोगे। तो 2 से 60 कितना आ गया, 30, और 2 से 40 कितना आ गया, 20। तो 20 से 3 60, 60 से 30 90। तो डेल एस हमारा आया 50 माइनस 90, यही आया क्या। 60 से करोगे तो 30 और 3/2 40, 20 3 60, 60 30 90, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, हाँ -40 आ गया, -40। अब डेल एच कितना गिवन है, हाँ ये जो -40 आया ना ये जूल में आया है, ये बात भी ध्यान रखना, ये नीचे जूल पर केल्विन है, और ये जो गिवन है -20 किलो जूल है। तो -20 किलो जूल को मैं जूल बनाऊंगा तो मल्टीप्लाई बाय 1000 और कर दूंगा, 20,000 जूल आ गया आपका, डिवाइड बाय -40 जूल, ठीक है। तो जूल से जूल काट दो, पर केल्विन से वो केल्विन में आंसर आ जाएगा आपका। तो यहां से करोगे तो कितना आ गया, यहां से करोगे तो हमारा ये इससे कैंसिल हो गया, और 20 से ये 2 आ गया, और 2 से ये 500 आ गया, ठीक है। तो इसका आंसर 500 आ तो रहा है, फिर इसको कैंसिल क्यों किया था आए उन्होंने, हाफ A2 गैस प्लस 3/2। अच्छा हाँ, इसमें पता है कैंसिल क्यों किया था, मैं बताता हूँ। वो हमने ही ऑब्जेक्शन लगाया था, मतलब मैंने बताया था स्टूडेंट को, आंसर तो आ गया आपका, मेथड हो गया। पता है कैंसिल क्यों हुआ था ये क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ यहाँ ये Br2 है ना, Br2 वो ब्रोमीन कहाँ से आ गया, ये रिएक्शन तो बनी ही नहीं, मतलब ये मिस टाइप हो गया एग्जामिनर से, जब भी मतलब प्रिंटिंग में नहीं जाता क्वेश्चन टाइप करवाने के लिए, फिर किसी ने रिव्यू भी नहीं किया अच्छे से। तो ये हाफ A2 और ये B2 था, B2 और ये AB3 था, तो इसको B2 को इन्होंने क्या कर दिया था, Br2 लिख दिया। अब Br2 तो वहां प्रोडक्ट में है नहीं, फिर रिएक्टेंट में कैसे आ गया, तो इसलिए फिर इसको कैंसिल करना पड़ा। अदरवाइज बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं है, और आंसर भी 500 आपका आ रहा है, ठीक है। तो वो तो जस्ट उन्होंने रिएक्शन में मिस टाइपिंग कर दी, इस वजह से। तो कोई भी मिस टाइपिंग अलाउड नहीं होती है किसी भी एग्जाम में, जब आपका स्टेट या सेंट्रल लेवल का एग्जाम है। तो मैंने मतलब जनरली जब एग्जाम दे के आए थे स्टूडेंट्स, तो मैंने उसी टाइम पे बता दिया था कि इसमें आपको ग्रेस मिलेगी, और ऊपर वाले में मैंने बता दिया था कि उसमें भी आपको ग्रेस मिलेगी, आप चैलेंज कर सकते हो, ठीक है। तो चैलेंज का जो विंडो खुलती है, तो ये आपने देख लिया सारा का सारा सॉल्यूशन, थोड़ा ये होचपोच मतलब मिक्स अप हो गया है, बट होपफुली ऑल ऑफ यू लाइक अंडरस्टैंड कि मैंने कैसे इसको किया है, ठीक है जी। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, समझ आ गया होगा कंसेप्ट, अच्छा क्वेश्चन है और नया भी है, कभी कभी इस तरह के आप कर नहीं पाते हो, मतलब जनरली हमने देख करे नहीं होते प्रैक्टिस के टाइम पे ये सब।
तो 108 के बाद 109। अब काफी लर्नर्स ये भी पूछ रहे थे लास्ट क्लास में कि न्यूमेरिकल कितने आते हैं। अब आप देख लो काफी सारे न्यूमेरिकल आए हुए हैं अराउंड, मतलब 10 से 15 न्यूमेरिकल्स तो हैं। 109, benzoic acid on reaction with ammonia gives product A on dehydration gives B, in this reaction A and B are respectively। तो अब बेंजोइक एसिड को मैं यहां ऊपर लिख देता हूं। बेंजोइक एसिड होता है हमारा C डबल बॉन्ड OH। अब इसमें अमोनिया के साथ जब रिएक्शन कर रहा है तो यहां से क्या बन रहा है, यहां से बन जाता है C डबल बॉन्ड O माइनस NH4 प्लस, ठीक है। अमोनियम बेंजोएट बोलते हैं इसको। तो अमोनियम बेंजोएट यहां पर भी है, यहां पर भी है। तो थर्ड ऑप्शन हटा दो, फोर्थ ऑप्शन हटा दो, ठीक है। उसके बाद अमोनियम बेंजोएट के बाद क्या बोल रहा है कि ऑन डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन कभी भी करते हैं यानी कि हीटिंग कर रहे हैं हम उसकी। तो हीटिंग करने से क्या होगा, डिहाइड्रेशन मतलब पानी का निकलना। तो पानी निकल जाएगा तो NH4 से 2H निकाल दो और एक ऑक्सीजन निकाल दो, तो H2 और O। तो यहां से क्या बनेगा, यहां से बनेगा C, कहां लिखूं, C डबल बॉन्ड ONH2, क्योंकि 2H निकाल दिया आपने और एक O निकाल दिया, तो C डबल बॉन्ड ONH2 ये बन जाएगा। इसको बोलते हैं बेंजामाइड, बेंजामाइड। तो आपका इसका आंसर आ गया अमोनियम बेंजोएट एंड बेंजामाइड। 109 के लिए दो आंसर सही है, सेकंड आंसर सही है आपका, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 110। The T half of a reaction is doubled as the initial concentration of the reaction is doubled. What is the order of the reaction? तो इसके लिए क्या करना है कि अब जीरो ऑर्डर से स्टार्ट कर दो। देखना जीरो ऑर्डर के लिए जो टी हाफ का रिलेशन है वो टी हाफ इज इक्वल टू ए नोट बाई 2 के होता है। अब आप ध्यान से देखो टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नोट। अगर जीरो ऑर्डर के लिए इनिशियल कंसंट्रेशन, तो आपका टी हाफ डबल हो गया जब कंसंट्रेशन डबल करी। तो सीधी सी बात है हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो 110 के लिए फोर्थ आंसर आ गया। 111, 111, द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ 1 इथाइल 4 नाइट्रोबेंजीन। अब पहले मैं रिएक्शन लिख देता हूँ क्योंकि एचटेट में तो ये होता ही है कि जनरली वो रिएक्शन ना लिख के नाम नाम पे ज़्यादा चलते हैं, बट आपको रिएक्शन से ही समझ में आएगा। तो यहाँ क्या हो गया, 1 इथाइल 4 नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन इथाइल यानी कि CH2CH3। और यहाँ अगर हमारा ब्रोमीन और लाइट डाल दे रहा है इन प्रेजेंस ऑफ हीट और लाइट, तो क्या होता है पता है, जो एलाइलिक पोजीशन है वहां ब्रोमिनेशन होता है। एलाइलिक का मतलब डबल बॉन्ड से नेक्स्ट वाला कार्बन। तो डबल बॉन्ड से नेक्स्ट वाला कार्बन कौन सा है, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट वाला कार्बन जो है आपका वो ये वाला CH2 कार्बन है आपका, ठीक है। तो इन दैट केस हमारे पास क्या होगा, यहाँ C एक H हट जाएगा क्योंकि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू ये रिएक्शन जाती है। तो H रेडिकल और वहां से Br2 रेडिकल से HBr निकल जाएगा और यहाँ एक Br लग जाएगा और एक H इसके पास पहले था ही और नीचे नाइट्रो है। तो ये स्ट्रक्चर आपका बन जाएगा। अब ढूंढना है ये कहाँ पर कौन से में है। तो अब ऑप्शन देख लो, 2 ब्रोमो 1 इथाइल 4 नाइट्रोबेंजीन, क्या ब्रोमो 2 पर लगा हुआ है, नहीं। 1 2 ब्रोमो इथाइल, तो क्या ब्रोमो 2 पर है, मतलब ये बोल रहा है कि क्या नंबरिंग आप यहां से करोगे, नहीं, नंबरिंग बेंजीन रिंग की साइड से ही होगी। तो 1 ब्रोमो आ जाएगा, मतलब यहाँ पे 1 ब्रोमो इथाइल 4 नाइट्रोबेंजीन, इसका आंसर ये 3 होगा। बेंजीन रिंग को ही आप मतलब बेंजीन रिंग की साइड से नंबरिंग करोगे तो 1 ब्रोमो इथाइल आ जाएगा आपका, ठीक है। 1 पर ब्रोमो इथाइल नाइट्रो बेंजीन। तो इसके लिए हमारा थर्ड आंसर सही आ गया। रिएक्शन मैंने आपको लिख के दिखा दी, इस तरह से बनेगी। 112, फॉर द स्ट्रोंग इलेक्ट्रोलाइट्स NaCl HCl एंड NaEC, ये मतलब इसको बोलते हैं कोलरस लो। कोलरस लो के बेस पर ये क्वेश्चन होता है, बहुत आसान है, सब कर भी लेते हैं। आप ये देखो मोलर कंडक्टेंस किसकी आपको निकालनी है, HAC की निकालनी है। तो HAC की निकालनी है तो HAC को ऐड कर दो, जिसमें HAC नहीं है उसको हटा दो। तो H यहाँ पर है और AC यानी एसीटेट यहाँ पर है। तो HCl की प्लस NaAC की ऐड कर दी माइनस NaCl का हटा देंगे क्योंकि Na और Cl तो एक्स्ट्रा आयंस है ना यहाँ पे, तो वो हटा देंगे। अब देखो रिस्पेक्टिवली कर लो, बस ये वैल्यूज देख लेना, कोरोस्पोंडिंग वैल्यूज लिख लेना। NaCl की है 126.4, तो 126.4 माइनस HCl की है 425.9, कहीं भी लिख दो वो तो
425.9 प्लस, और NaAC यानी कि सोडियम एसीटेट की है 91, तो कितना हो जाएगा 425 पॉइंट प्लस 91। ठीक है, तो मतलब इसको कर लो आप, 425 ऐड कर दो पहले, 425.9 126.4, ठीक है, तो ये आ गया 552.3। इसमें से 126 हटाना है। अच्छा, ये मैंने क्या कर दिया, दोनों ऐड करने थे ना, 91 ऐड करना था। रुको, वैसे कैलकुलेटर से कर लो, कैसे भी कर लो। 425.9 प्लस 91.0, तो 9516 9 2 11 1 516.9, तो 516.9 में से आप फिर ये 126 हटा दो, 0.4945 0 9 और 390.5, तो आपका आंसर क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, तो 112 के लिए 3। 113, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्रोपी डिक्रीजेस। अब एंट्रोपी वहां डिक्रीज होती है जहां रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रहे होगे, तो नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स या तो कम होंगे, या फिर जो स्टेट है वो आपकी मतलब मोर, मैं बोलूँगा अरेंज फॉर्म में आपका जा रहा होगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा रैंडमनेस बढ़ती है उतनी ज़्यादा एंट्रोपी बढ़ती है। तो एक H2 का गैस मॉलिक्यूल था, 2 में कन्वर्ट हो गया, तो नंबर बढ़ गया, तो एंट्रोपी इंक्रीज हो गई, इसमें इंक्रीज होगी। इसमें देखो यहाँ सोलिड था, सोलिड प्लस गैस में मतलब सोलिड से कुछ गैस बन गई, तो गैस में मतलब सोलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस की तरफ जब जाते हैं तो एंट्रोपी बढ़ती है, तो गैस में एंट्रोपी बढ़ गई। अब लिक्विड से सॉलिड की तरफ आ गया तो एंट्रोपी घट गई। और टेम्परेचर ऑफ ए क्रिस्टलाइन सॉलिड इज रेज्ड फ्रॉम 0 टू 115। अब 0 का मतलब सॉलिड और 115 का मतलब वेपर, तो ये भी बढ़ गया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड, कि आप उसकी स्टेट को गैस से लिक्विड से सॉलिड में ला रहे हो, तो रेंडमनेस घट रही है, डिक्रीज हो रही है, तो एंट्रोपी भी डिक्रीज होगी हमारी। ठीक है, 114, फ्रॉम द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस द नंबर ऑफ बाईमोलिकुलर कोलिजन्स पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम अमंग मॉलिक्यूल्स ऑफ स्पेस इज गिवन बाय। तो इसके लिए आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट। ये पूरा डेरिवेशन होता है, आपको जस्ट ये कोलिजन नंबर, कोलिजन फ्रीक्वेंसी याद रखनी होती है, बीएससी में ज्यादातर आता है, ये क्लास 12th 11th में नहीं आता है। ठीक है, तो मतलब इसमें ये है कि देखो पेपर को देखें, अगर आपका जो फर्स्ट पेज पे सिलेबस दिया था तो बहुत आसान सा दे रखा था, और क्वेश्चंस ठीक दे रखे हैं, मतलब मैं बहुत डिफिकल्ट भी नहीं बोलूंगा और बहुत इजी भी नहीं बोलूंगा। तो इनके लिए ये है कि प्रैक्टिस करने की रिक्वायरमेंट है, पढ़ने की रिक्वायरमेंट है, और 11th 12th के साथ साथ कुछ कुछ बीएससी की चीजें भी आपको पढ़नी पड़ेंगी, कि एग्जाम में आ जाए तो फिर उसको ये ना है कि एग्जाम में हमने पढ़ी नहीं थी इस वजह से हम अटेम्प्ट नहीं कर पाए। आपका प्रिपेयर रहना चाहिए सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद 115, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ 3685 krypton is 10 years, how long it will take for 99% to disintegrate। अब देखो जितनी भी आपकी रेडियो एक्टिव रिएक्शंस होती हैं वो सारी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है, यहाँ टी हाफ दिया हुआ है 10 ईयर्स, तो हमारा जो टी हाफ है वहां से हम रेट कांस्टेंट निकाल लेंगे 0.693 बाय के। तो क्योंकि रेट कांस्टेंट हमारा आ गया 0.693, रेट कांस्टेंट हमारा आ जाएगा 0.693 बाय 10। ठीक है, दिस इज रेट कांस्टेंट। अब एक फॉर्मूला होता है टाइम इज इक्वल टू 2.303 बाय के log ऑफ ए नोट बाय ए टी, यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी। ठीक है, तो यहां टाइम हमें नहीं पता, हाउ लॉन्ग टाइम ही पूछ रहा है वो। 2.303 बाय के की वैल्यू यहां से निकाल ली 0.693 बाय 10, तो 0.693 बाई 10 कर दोगे तो ऊपर आ जाएगा log ऑफ ए नोट, इनिशियली कितना है मान लो 100 है, और 99% डिसइंटीग्रेट हो रहा है, तो बचा कितना, एक, तो 100 से एक कितना हो गया log 100, log 100 यानी कि log 10 का 2, log 10 1, यानी कि इसको लिख देंगे 2.303 इंटू 10 डिवाइड बाय 0.693 इंटू 2 log 10, और log 10 1 होता है हमारा, ये तो 1 आ गया। तो यहां से कितना आ गया, यहां से अगर इसको करोगे ना, तो अगर मान लो कैलकुलेटर नहीं है तो कैसे करेंगे, तो हमारे पास 23 3
क्या ये 2.303 0.693 का 3 टाइम्स नहीं है अप्रोक्सीमेटली? 23 3 69, ठीक है। तो इसको करो, मतलब कुछ ऐसे, ये जीरो वगैरह को हटा लो पहले सारी पॉइंट में, तो डिवाइड बाय 1000 और मल्टीप्लाई बाय 0.693 का 1000, तो ये तो हट ही गया फिर। तो ये 2.303 से 0.693 करोगे तो ये आ गया मतलब 30, ठीक है ना, 30 टाइम्स ज्यादा हो गया ये। 2.23, अच्छा 23, अच्छा वो हटा दिया ना हमने 1000, नहीं फिर तो 3 हो गया, 3, क्योंकि आपने पॉइंट हटा दिया। तो ये 3 टाइम्स हो गया, 23 × 3, मैं रफ कर रहा हूँ, रफ 3, 23 से 69, 3 आ गया। अब और तो कुछ नहीं बचा, तो यहाँ कितना है, ये 20, 20/3, ठीक है, हो जाएगा कैसे, ट्राई तो कर रहा हूँ। लोग 10 10 तो 20, 2.303/1000, नहीं ये 3 नहीं होगा, 2.303, 2303 आ गया ना, और 0.693 है। हाँ आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा। ये 2.303 है ना, तो इसको हमें यहां पर ऊपर एक 10 और आ जाएगा, ऊपर एक 10 और बन जाएगा, क्योंकि दो, ये 4 टाइम्स है, तो ऊपर एक 10 और लिख दो। तो 10 से फिर ये कितना बन जाएगा, 200, और 200/3 करोगे ना तो 66.4 आ जाएगा आपका, ठीक है। वैसे मैं कैलकुलेटर से भी कर सकता हूँ इसको, आप भी कैलकुलेटर से कर लेना, बट रफली मुझे लग रहा है कि इतना आ जाएगा। 2.303 डिवाइड बाय 0.693 और मल्टीप्लाई बाय 10 × 2, हाँ ठीक है, यही आया 66.46। मतलब ट्राई करा करो कि विदाउट कैलकुलेटर करो, तो ये विदाउट कैलकुलेटर ये भी हो रहा था, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपके पास कैलकुलेटर होता नहीं है। तो इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आपका आ गया 66.4 ईयर्स। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रहा है। देखो सारे न्यूमेरिकल ही दे रखे हैं भर भर के, आप में से काफी सारे तो न्यूमेरिकल से बचते हैं कि न्यूमेरिकल ना आए। द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर आयरन+2 आयरन Sn+2 Sn इलेक्ट्रोड्स आर दिस एंड दिस फॉर द सेल रिएक्शन। अब देखो कैथोड और एनोड कौन सा है, यहाँ सेल रिप्रेजेंटेशन नहीं दी है, बट सेल रिएक्शन दी हुई है। तो आयरन से आयरन 2 से आयरन जा रहा है, तो ये इसका रिडक्शन हो रहा है, कैथोड हो गया। और Sn से Sn+2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये क्या हो गया, एनोड हो गया। तो हमारा ई नोट सेल जब निकालते हैं हम, तो वो हम क्या करते हैं, ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड। कैथोड कौन है, आयरन वाला है, तो आयरन का कितना हो गया, -0.44, माइनस एनोड कितना है, Sn2+ है, जिसके लिए कितना दे रखा है, -0.14 दे रखा है। तो -0.44 में ऐड करोगे 0.14, कितना आ जाएगा, -0.30 आ जाएगा। तो इसके लिए क्या आ गया, 2 आ गया आपका, तो 116 के लिए 2, ठीक है। 117, नंबर ऑफ कूलम्स रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ H2O इंटू O2R। तो इसके लिए रिएक्शन पता होनी चाहिए आपको, जब ये ऑक्सीडेशन हो रहा है ना H2O का O2 में, तो 2H+ अलग से निकल रहे हैं और 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ आपको क्या चाहिए, यहाँ हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हमें चाहिए, जब अगर इस रिएक्शन को हमें ऑक्सीडाइज करवाना है तो। अब जब कभी भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए क्या रहता है, एक इलेक्ट्रॉन में कितने कूलम्ब होते हैं, मतलब फेराडे में अगर हम बोलें तो 96500, ठीक है। मतलब 1 मोल ऑफ H2O2 में अगर बोलेंगे 2 मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ रही है। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, 1 फेराडे, 96500 कूलम्ब। इन कूलम्स में अगर बात करेंगे तो फेराडे में तो 1 फेराडे आ जाएगा, 1 मोल इक्वल टू 1 फेराडे, 1 फेराडे इक्वल टू 96500 कूलम्ब। तो 2 × 96500 करोगे तो यह आ जाएगा 1.93 × 10⁵ कूलम्ब, ठीक है। तो इसके लिए 117 के लिए आंसर क्या आ गया, 1। आपको बस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता करने थे कि इसमें कितने आपके हैं। 118, the product obtained as a result of the reaction of benzene with N-propyl chloride in presence of AlCl3 is। तो देखो यहाँ है बेंजीन आपका, और एक आपका है एन प्रोपाइल क्लोराइड, एन आइसोनियो। तो एन प्रोपाइल क्लोराइड यानी कि ये आपका हो गया, ठीक है। और साथ में दे रखा है AlCl3। तो इस रिएक्शन को पता है कौन सी रिएक्शन बोलते हैं,
FC एल्काइलेशन, FC एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, ठीक है। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन में AlCl3Cl पर क्या करेगा पता है, कार्बोकेटाइन बनाएगा। तो ये इसने बना दिया ऐसा प्राइमरी कार्बोकेटाइन। अब प्राइमरी कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं होता है, तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन क्या करेगा, अपने आप को हाइड्राइड शिफ्ट करके सेकेंडरी कार्बोकेटाइन में रीअरेंज कर लेगा, और फिर जो आपका बेंजीन है, बेंजीन वो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन के साथ डबल बॉन्ड जो है वो रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करने के बाद आपको यहां से क्या बन जाएगा, आपको यहां से इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली केटाइन बना के यहीं लगाते हैं ना तो वो एन प्रोपाइल बनता, बट मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन पहले बनेगा, उसके बाद रिएक्शन होगी तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन। अब हो सकता है अगली साल आपसे पूछ ले कि मतलब ऐसे नाम ना दे, तो इसी को क्यूमीन भी बोलते हैं हम, क्यूमीन। क्यूमीन फिनोल प्रोसेस के अंदर यूज होता है, डोज प्रोसेस के अंदर, क्यूमीन फिनोल प्रोसेस में। तो एन आइसोप्रोपाइल बेंजीन इसका आंसर 2 हो गया। 119, ऑन ट्रीटिंग सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट विद सोडियम नाइट्रोपरोसाइड, ठीक है, अपीयरेंस ऑफ वॉयलेट कलर इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो एक बात ध्यान रखना, कभी भी जब वॉयलेट कलर मिलता है तो वॉयलेट कलर ड्यू टू सल्फर मिलता है। सल्फर, मैं तो ये ट्रिक बता रहा हूं आपको, रिएक्शन भी बताऊंगा। और सल्फर देखो चारों ऑप्शंस में से 2 में है, इन दोनों में है, तो 2 ऑप्शंस तो हट गए आपके, 2 बच गए। अब आपको थोड़ी रिएक्शन पता होना चाहिए। आंसर इसका क्या है, थर्ड है, कैसे वो बताता हूं आपको। नाइट्रोप्रोसाइड में जब सोडियम एक्सट्रैक्ट डालेंगे तो सोडियम एक्सट्रैक्ट से कौन आएगा, Na2S, क्योंकि सोडियम में सल्फर होगा तो सोडियम एक्सट्रैक्ट यही बनेगा। और नाइट्रोप्रोसाइड का फॉर्मूला क्या है हमारा, नाइट्रोप्रोसाइड का फॉर्मूला हमारा Na2FeCN5NO, ठीक है, यही हो गया ना। तो यहां से आपका जब रिएक्शन होगी तो S जो है ना वो NOS बना लेता है आपका, तो बाहर आ जाएगा Na4, क्योंकि 2 Na2 यहां थे, तो 2 Na2 यहां Na4 हो गए टोटल, एंड आयरन CN5NOS, ठीक है। अब Na4 को चार्ज की फॉर्म में लिखना है तो FeCN5NOS4-, क्योंकि अगर Na पर +4 सोडियम प्लस है तो कॉम्प्लेक्स पर 4 माइनस चार्ज आ गया, तो FeCN5NOS4-। आंसर क्या आ गया आपका, 119 के लिए थर्ड आ गया, ठीक है। 120, इन द complex cerium nitrate the number of oxygen atom used by each nitrate to coordinate the metal are। अब इसको देखो, मैं यहां समझा रखा है, मैंने स्ट्रक्चर इसमें ऐड कर लिया था आपके लिए, कि देखो हर एक नाइट्रेट जो NO3 है उसके 2 ऑक्सीजन सीरियम के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। देखो अगर मैं ये वाला आपको दिखाता हूं, तो इसमें देखो, इसमें आपके ये हैं, एक तो ये ऑक्सीजन हो गया यहां से, एक ये ऑक्सीजन हो गया नाइट्रेट का, तो एक नाइट्रेट पे 3 ऑक्सीजन होते हैं, तो 3 में से 2 सीरियम के साथ आपका बाउंड कर रहे हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। आपसे नेक्स्ट ईयर पूछ लेगा सीरियम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है सीरियम नाइट्रेट के अंदर, तो आप बोलोगे 12, कैसे, क्योंकि 6 नाइट्रेट हैं और 2-2 ऑक्सीजन हर नाइट्रेट से मिल रहे हैं, तो यहां पर सीरियम के पास 12 हो गए, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 12 हो गया। तो वो कुछ भी पूछ लेता है आपसे, आपको पता होना चाहिए। अभी क्या है, नाइट्रेट के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछा था, तो इसका आंसर क्या आ गया, 120 के लिए 2 आ गया, ठीक है। तो ये हमारे, मैंने 91 से 120 तक के 30 क्वेश्चंस आपको डिस्कस कर दिए हैं। नेक्स्ट अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि अदरवाइज ये वीडियो लेंथी हो जाएगी काफी ज्यादा, तो सेकंड पार्ट बना देंगे इसका, 121 से लेके 150 तक के क्वेश्चंस वहां डिस्कस कर लेंगे। किसी को किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट हो तो अपना कमेंट बॉक्स के अंदर आप डिस्कस कर सकते हैं, क्लासेस में डिस्कस कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे, कुछ और क्वेरीज हो आप किसी भी टाइम डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस में, थैंक यू।